12 नवंबर 2021 को एक संस्था के द्वारा बंद बुलाया जाता है और इसी दिन जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद से निकली एक भीड़ अमरावती महाराष्ट्र में जहां जाती है वहां तोड़फोड़ मचाती है, दंगे भड़काती है और चुन चुनकर हिंदुओं की दुकानों को आग लगाती है। तो कौन थी ये संस्था जिसने बुलाया था ये बंद, और ये कौन लोग थे जिन लोगों ने दंगा भड़काया और इनको किन किन का समर्थन प्राप्त था, जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, नांदेड़, मालेगांव और अमरावती ये तीनों महाराष्ट्र में अलग अलग जगह फैले हुए हैं और एक दूसरे से बहुत दूर हैं, पर इन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या। इन तीनों शहरों में आप लोग काफी समय से सुन रहे होंगे कि यहाँ पे दंगे भड़के हुए हैं और 4 दिन से लगातार पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? शुरुआत होती है बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न से। बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न कोई नई बात नहीं है। उनकी जनसंख्या लगातार, जब से बांग्लादेश बना और उससे भी पहले ईस्ट पाकिस्तान, लगातार हिंदुओं पर एक तरीके से नरसंहार किया जा रहा है और उनकी जनसंख्या लगातार कम होती गई है। ये डेमोग्राफिक्स में दिख सकता है। इसी बात का विरोध करते हुए वीएचपी ने एक रैली निकाली त्रिपुरा में, जो कि बांग्लादेशी हिंदूज के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए उन्होंने ये रैली निकाली। इस रैली के ऊपर पत्थरबाजी की गई और उसके बाद कुछ लोगों ने ऐसा आरोप लगाया कि त्रिपुरा की एक मस्जिद को आग लगा दी गई। पर इस बात को कि त्रिपुरा की किसी मस्जिद को आग नहीं लगाई है और ये एक फेक न्यूज है, पुलिस ने क्लैरिफाई किया और त्रिपुरा पुलिस ने इसके ऊपर बयान जारी किया। यहाँ पे कुछ लोगों पर शक आता है जो कि सिलेक्टिव फैक्ट चेकर्स हैं, जो हर चीज का फैक्ट चेक करते हैं, पर लेकिन उन्होंने त्रिपुरा में किसी मस्जिद को आग नहीं लगाई गई इस बात का फैक्ट चेक नहीं किया। क्यों? ये उनके एजेंडे के हिसाब से नहीं बैठता था क्या? क्या ये फैक्ट चेक सिर्फ सिलेक्टिव चीजों का करते हैं? इसी बात का फायदा उठाते हुए और ऐसी ही एक अफवाह फैलाते हुए रजा अकेडमी ने एक फेक न्यूज फैलाई कि त्रिपुरा में मस्जिद को आग लगा दी गई है और उन्होंने 12 नवंबर फ्राइडे को एक बंद बुलाया। ये रजा अकेडमी 2012 में भी एक ऐसा ही कारनामा कर चुकी है, जब इन्होंने दंगे भड़काए थे और मुंबई के आजाद मैदान में शहीद स्मारक के ऊपर जूते मारे गए थे और उसके ऊपर लात मारी गई थी शहीद स्मारक के ऊपर। और ये रजा अकेडमी ऐसे तरीके के कामों में लगातार संलिप्त रही है। 2012 में भी ये काम जो हुआ था ये फेक न्यूज के तरीके से ही हुआ था। 2012 में एक फेक न्यूज फैलाई गई थी, एक इमेज दिखाई जा रही थी कि बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों को मारा गया और उनकी डेड बॉडीज की फोटो को सर्कुलेट किया गया, जबकि ये डेड बॉडीज बाद में फैक्ट चेक होकर पता लगा था कि तूफान से मरे लोगों की डेड बॉडीज हैं। इसके साथ साथ कई इन्फ्लेमेटरी मैसेजेस व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस एकेडमी ने और लगातार एक तरीके से सर्कुलेट किए। इनमें से एक जो इन्फ्लेमेटरी मैसेज है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। बतला दो हर दुश्मन दीन को, गैरत ए मुस्लिम जिंदा है। दीन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। इस तरीके के भड़काऊ और आग लगाने वाले स्लोगन्स और मैसेजेस व्हाट्सएप पर लगातार सर्कुलेट किए गए। इसके साथ साथ सिर्फ ये मैसेजेस सर्कुलेट नहीं किए गए, बल्कि धमकी भी दी गई। धमकी दी गई बाजार में आके कि अगर 12 नवंबर को आपने इस बंद का समर्थन नहीं किया तो आपकी जिम्मेदारी अपनी जान की और अपनी शॉप की खुद होगी। ऐसा होने दिया गया और पुलिस ने ये धमकी देने वाले को गिरफ्तार नहीं किया। ऐसी धमकी दी गई कि अगर आपने खोली रखी अपनी दुकान 12 नवंबर को, तो आपकी दुकान और आपकी जान की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। इस तरीके का भड़काऊ बात की गई और एक तरीके से गुंडागर्दी और अपना एक राज दिखाने की कोशिश की गई। आप वीडियो देखिए। गांधी कपड़ा मार्केट के जिम्मेदारान की जानिब से ये ऐलान कि जुमा के दिन गांधी कपड़ा मार्केट त्रिपुरा के हक में बंद 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 रहेगा। और अगर जुमा के दिन, बंद वाले दिन अगर कोई अपनी दुकान खोलता है तो वो अपनी जिम्मेदारी पर दुकान खोले।
बाद में पुकारने वाले को मत बोले क्या रे भैया हमको तो खबर ही नहीं। याद रहे जुम्मे के दिन पूरा गांधी मार्केट बंद रहेगा। इसके साथ साथ छोटे छोटे बच्चों को एक शील्ड या ढाल की तरह यूज किया गया, जैसा कि हमने पहले शाहीन बाग प्रोटेस्ट में भी देख रखा है। छोटे छोटे बच्चों को लाकर दुकान बंद करने के लिए कहा गया, जिससे कि लोग मजबूर हो जाएं और वो कुछ कर ना पाएं। पर ये जब छोटे छोटे बच्चों को प्रोटेस्ट में लाया गया तो इसके ऊपर ना किसी तरीके की कार्रवाई पुलिस ने की, क्योंकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी पहले कह चुका है कि बच्चों को जबरन प्रोटेस्ट में शामिल करवाना एक कानूनन अपराध है और इस तरीके का काम किया गया। पर इसके ऊपर ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ किया और ना ही पुलिस ने कुछ किया। दुकान बंद करेंगे। 12 तारीख। इसके बाद दिन आया 12 नवंबर का, जिस दिन बंद बुलाया गया था। इस दिन रजा अकेडमी के कुछ लोगों ने पुलिस को ज्ञापन देने के बहाने अपने पीछे 40-50 हजार लोगों की एक भीड़ खड़ी कर ली। ये भीड़ जुम्मे की नमाज के बाद निकली थी। यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि हर दंगे की शुरुआत जुम्मे की नमाज से क्यों होती है? ऐसा क्या करा जाता है जुम्मे की नमाज में? अगर कश्मीर में पत्थरबाजी होती है तो जुम्मे की नमाज के दिन होती है, तो ये जुम्मे की नमाज के पीछे क्या कनेक्शन है? इसकी भी निगरानी होनी चाहिए और इसकी भी अच्छे से सर्वेलेंस करी जानी चाहिए पुलिस की द्वारा कि जुम्मे की नमाज के दिन होता क्या है। इसके बाद स्टोन पेल्टिंग की गई पुलिस के ऊपर और नारे लगाए गए, हिंदुस्तान में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, और कई जगह पाकिस्तान के झंडे भी लगाए गए। इसके बाद ये मौत का नंगा नाच चलता रहा और जो दुकानें खुली थी उन दुकानों को लूट लिया गया। यहां तक कि हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ा गया और हॉस्पिटल को भी पत्थर मारे गए और जो गाड़ियां थी उनमें आग लगा दी गई। इसके साथ ये देखने में आया कि जब एक एकेडमी या एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी एक हिस्ट्री रही है राइट्स की, जो जब भी बंद बुलाती है तो राइट्स होते हैं, तो उसके लिए इनफ पुलिस डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं की गई? इसके साथ साथ कई जगह जहां पत्थरबाजी हो रही है वहां पे तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस को शायद सख्त ऑर्डर्स थे कि किसी भी टोपी वाले को अरेस्ट नहीं करना, और इसके साथ साथ एक फ्री हैंड देना है राइटर्स को। और आर्टिकल 144 बहुत लेट इंपोज किया गया। जब सारे राइट्स हो गए उसके बाद आर्टिकल 144 इंपोज किया गया। इंटरनेट शटडाउन भी बहुत लेट किया गया। जब पूरा राइट्स और सब कुछ हो गया उसके बाद इंटरनेट शटडाउन को इंपोज किया गया। ये सब जो काम करने थे ये तभी कर लेना चाहिए था जब दिखने लग गया कि ये राइट्स में तब्दील हो रहे हैं। और इसके साथ पुलिस डिप्लॉयमेंट तो बहुत जरूरी थी, पर पुलिस को भी डिप्लॉय नहीं किया गया क्योंकि इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते महाराष्ट्र गवर्नमेंट फुल्ली इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ जब उन लोगों पे कार्रवाई हुई जिन लोगों ने त्रिपुरा में दंगे भड़काने की कोशिश की है, उन लोगों के ऊपर जब यूएपीए इंप्लीमेंट किया गया तो उन लोगों के सपोर्ट में एक पूरा इकोसिस्टम आ गया और उन्होंने लगातार एक के बाद एक आर्टिकल्स पब्लिश करने शुरू कर दिए इस बात के ऊपर कि ये मीडिया फ्रीडम को दबाने की कोशिश है और कैसे मीडिया का जो बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी, उसका गला घोंटा जा रहा है। इस तरीके से एक माहौल बनाया गया और एक पूरा हैशटैग चलाया गया ट्विटर पे इन लोगों को वहां से बेल दिलवाने के लिए। इसके साथ साथ एक और जो इंटरेस्टिंग एंगल कई लोग दे रहे हैं और इसको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है, वो ये कि जो महाराष्ट्र में दंगे हुए और जो सलमान खुर्शीद और पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम जिसने हिंदुत्व के ऊपर लगातार हिंदुओं के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर उनको ऑप्रेसर, उनको वायलेंट दिखाने की कोशिश की, तो क्या इन दोनों का आपस में कोई संबंध है? क्या यहां से राहुल गांधी और सलमान खुर्शीद एक तरफ से हिंदुओं और आरएसएस को बोको हरम और आईएसआईएस से कंपेयर कर रहे हैं और वहां पे वो टारगेट कर रहे हैं अपनी महाराष्ट्र की ऑडियंस को, जो लोग दंगे कल को भड़काने वाले हैं? महाराष्ट्र में बैठे लोग यही जो मुसलमान हैं जिनको ये फेक न्यूज फैलाई जा रही है कि देखिए किस तरीके से हिंदू ऑप्रेसर है, हिंदू तो मुसलमानों का कत्ल कर रहा है, इस तरीके की बात जब सलमान खुर्शीद वगैरह कहते हैं तो ये जब महाराष्ट्र में बैठा वो व्यक्ति सुनेगा तो उसके मन में तो ये रायट ही करेगा। वो उसको रायट भड़काने के लिए जो भड़काऊ बयान दे रहा है वो तो एक तरीके से
कांग्रेस को सिस्टम ही दे रहा है। और इसके साथ साथ शिवसेना के मिनिस्टर ने जाके खुद हेट स्पीच दी और मुसलमानों को भड़काने का काम किया। इसके साथ राहुल गांधी तो यहां तक चले गए कि उन्होंने कहा सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व। तब उन्होंने ये बयान दिया जब वो महाराष्ट्र के कांग्रेस वर्कर्स को एड्रेस कर रहे थे। महाराष्ट्र कांग्रेस वर्कर्स को राहुल गांधी एड्रेस करते हुए कहते हैं सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व। और उसके कुछ समय बाद दंगे हो जाते हैं महाराष्ट्र में। तो क्या इनके बीच कोई कनेक्शन है, ये देखने की जरूरत है। जहाँ कुरान जलाया जाएगा, जहाँ मस्जिद जलाई जाए, मस्जिद तोड़ी जाएगी, वहाँ पर हम सब लोग मिलकर इस धरती माता के सुपूत बोलकर उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। इस लड़ाई के अंदर हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। इंशाअल्लाह जो भी होगा हम तुम्हारे साथ रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, इसके बाद जितनी कार्रवाई हुई, एक्शन 144 और इंटरनेट तब शटडाउन किया गया जब एक तरीके से पूरे राइट्स खत्म हो चुके थे और जब हिंदू यूनाइटेड हो रहे थे और अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक साथ आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो हमें ही एक साथ आना पड़ेगा। और इसके साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ के जेल के अंदर डाला गया जिनका कोई लेना देना राइट से नहीं है। इसके साथ साथ रजा एकेडमी के ऊपर अब तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, किसी तरीके का बैन नहीं लगाया गया, ना उनके जो मेन लीडर्स हैं उनको जेल में डाला गया। ये सब दिखाता है कि शरद पवार की गवर्नमेंट जब जब सरकार में रही है, भले ही वो 93 हो या 2021, हमेशा दंगे होते हैं। तो ये दंगा भड़काना कोई संयोग नहीं, एक प्रयोग है। वोट बैंक को पाने का एक काम करने का तरीका शरद पवार और एनसीपी कर रही है। और दूसरी ओर अगर कांग्रेस देखें तो वो तो आजकल ऐसा लग रहा है कि वो मुस्लिम लीग के रास्ते पे चल गई है और एक तरीके से हार्डकोर मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रही है। तो इस सब को समझने की जरूरत है और हम सबको महाराष्ट्र में जो रायट्स हुए इनके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।